नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो हमने उसके क्रियान्वयन के बारे में पढ़ा और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा बताता है, ये क्या है, आर्टिकल 36 में क्या दिया है कि वो राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, कि राज्य क्या किस आधार पर निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है। अब है आर्टिकल 37 क्या कहता है? सिद्धांतों को लागू करना। जो नीति निर्देशक तत्व है वो सिद्धांत जो है इनको लागू करना, ये जो किस प्रकार से लागू किया जाएंगे, क्या प्रावधान रहेगा, तो ये आर्टिकल 37 में दिया गया है। ध्यान रखना कि सिद्धांतों को लागू करना, जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उनको लागू करना किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 37 में। अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 38 क्या कहता है कि जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो जन कल्याण, जब भी राज्य कोई योजना बनाएगा तो उसमें जन कल्याण में के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। क्या देगा? सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो राज्य जब भी कोई नई योजना बनाएगा, नई नीति निर्माण करेगा, तो उसमें इन सारी चीजों को डालेगा। तो उसीलिए दिया गया है कि 38 क्या है कि जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि अधिकार सुरक्षित करना। अब अधिकार किस प्रकार सुरक्षित करना? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। देखो, ऐसा होता है ना कि एक जगह कोई कार्य जगह है तो वहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम पैसा ऐसा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राज्य का दायित्व है कि जब भी कोई चीज लागू करे या कोई चीज किसी भी चीज के लिए कार्य करवाया जाए या किसी सरकारी कार्यालय वगैरह में, तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, अधिकार सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि समान कार्य के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भत्ता जो है, जो भत्ते हैं, जो पैसा है, वो भी समान ही मिलना चाहिए। तो कौन सा कहता है? आर्टिकल 39 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहता है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बहुत। ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 39A या क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये राज्य का दायित्व है कि सबको समान न्याय मिले, और जो राज्य में काबिल लोग नहीं है, मतलब काबिल का मतलब आर्थिक तौर पर काबिल नहीं है, ठीक है, जो आर्थिक तौर पर सरकारी कार्यालय अदालतों वगैरह में अगर वो कानूनी सहायता नहीं ले सकते हैं तो उनको निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था कौन करे? सरकारी वकील दे। ये राज्य का दायित्व है। तो कौन कहता है? आर्टिकल 39 का कहता है। आर्टिकल 40 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबको पता ही है। पंचायतों गठन, किस प्रकार से पंचायतों गठन किया गया? तो पंचायतों गठन करना बहुत ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि राज्य का दायित्व है कि पंचायतों गठन करे। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम का अधिकार। अब कुछ मामलों में काम का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। तो सार्वजनिक सहायता देना राज्य का दायित्व है, और कुछ मामलों में जो शिक्षा का अधिकार है आपका और जो है काम का अधिकार, ये देना राज्य का दायित्व है। तो ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। 42 में क्या है कि मातृत्व सहायता, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मातृत्व सहायता जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, वो कब आया था? तो मातृत्व सहायता, जो प्रसूति सहायता है, जो मातृत्व सहायता है, उनको देना, ये किस में आता है? आर्टिकल 42 में। कि जब जच्चा और बच्चा दोनों के लिए सरकार ने योजना चला रखी है कि जब पहला बच्चा होगा तो कुछ धनराशि प्रदान की जाती है, तो ये अनुच्छेद 42 के तहत ही प्रदान की जाती है। ध्यान रखना इस चीज को कि मातृत्व सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? ये कहता है कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन। कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो उनका वेतन ना रोका जाए। ऐसा ना हो कि उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, डिले कर दिया जा रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इस तरीके से नहीं। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको लगातार वेतन दिया जाए और उनका वेतन रोका ना जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा कहता है? 43 कहता है। आर्टिकल 43A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ये कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। अगर कभी भी उद्योग लगाए जाए तो उसमें कर्मचारियों की सहभागिता तय करना, ये राज्य का दायित्व है। तो ऐसा ना हो कि कर्मचारियों को उससे रखा जाए। अब जब कर्मचारी उसी चीज में संलिप्त रहेंगे तो वो अपने जैसा समझते हैं, तो अपने जैसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए जब भी उद्योगों का प्रबंधन हो तो वहां पर कर्मचारियों की सहभागिता होनी जरूरी है। ठीक है, अनुच्छेद 43B क्या कहता है? इसको ध्यान रखेंगे। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देवो। अब सहकारी समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह जैसे गांव देहात होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक समिति बनाई जाती है। समिति अपना जो भी है चीज़ें, कार्यालय वगैरह स्थापित करती है, तो वहाँ पर धनराशि वगैरह, ऋण भी देती है, सहकारी समितियाँ ऋण भी देती हैं। तो इस प्रकार से हर जगह क्या किया जाए? राज्य का दायित्व है कि 43B, आर्टिकल 43B कहता है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमें। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक सहायता। सभी लोगों के लिए समान नागरिक सहायता होनी चाहिए। सिविल सहायता जो है, मतलब कोई किसी के लिए ऐसा ना हो कि कोई गरीब अमीर, ऊंचा गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, इस तरीके का उनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समान नागरिक सहायता, जो भी नागरिक सहायता है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 45। तो राज्य का दायित्व है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
की व्यवस्था करना। मतलब जो भी बालक 6 वर्ष से कम आयु के हैं, मतलब जो शुरुआती शिक्षा है, वो राज्य का दायित्व है कि शुरुआती शिक्षा प्रोवाइड कराना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करना। ठीक है, अनुच्छेद 46 का कहता है कि एससी और एसटी या कमजोर वर्गों को, जो एससी अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग से जो लोग आते हैं, उनको शैक्षिक आर्थिक हित को बढ़ावा देना, उनको शिक्षा के तौर पर बढ़ावा देना, शैक्षिक तौर पर बढ़ावा देना और उनको आर्थिक तौर पर बढ़ावा देना, ये भी राज्य का दायित्व है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। तो 47 कहता है पोषाहार, जन स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बढ़ावा देना। तो राज्य का दायित्व है जब भी योजनाएं, ऐसी योजनाएं लागू करे, ऐसी योजनाएं लाए जिससे पोषाहार का स्तर, जो कुपोषित बच्चे वगैरह होते हैं, महिलाएं जो माताएं जो होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है, ठीक है, तो कुपोषण या कुपोषण जैसी शिकायतें होती हैं, ठीक है, तो वहां पर पोषाहार, जन स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए समय समय पर योजनाएं लाती रहे। ठीक है, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि में समय समय पर नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ब्रीडिंग सिस्टम को मजबूत करना। ये राज्य का दायित्व है कि ब्रीडिंग सिस्टम वगैरह कराए और अच्छी अच्छी नस्लों के जो जानवर हैं उनको प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और आधुनिकता जो भी है कृषि में, वो आधुनिकता का यूज हो। ठीक है, समय समय पर क्या करेगी, राज्य का दायित्व है कि नई टेक्नोलॉजी को कृषि में लेकर आए जिससे कि कम खर्चों में किसानों को ज्यादा फायदा हो। तो ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 48 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण करना और वन्यजीव की सुरक्षा करना। राज्य का दायित्व है कुछ ऐसी योजनाएं बनाए, जब भी योजना बनाए तो उसमें पर्यावरण के संरक्षण का और वन्य जीवों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, जन स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, वन्य जीव बहुत इकोसिस्टम में हमारे या हमारी साइकिल में जो भी होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, अगर जानवरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो इंसानों के ऊपर भी इंडायरेक्टली प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक, तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है आपका, पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण देना। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, 49 क्या कहता है कि स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण कर। राज्य का दायित्व है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जो काफी फेमस हैं तो उनको संरक्षण करना है। इससे क्या होता है कि लोकल जो स्तर होता है तो वहां पर लोगों को रोजगार भी मिलता है, बाहर लोग देखने भी आते हैं, और दूसरा ये है कि उस जगह की इकोनॉमी काफी मजबूत होती है और इससे क्या होता है, लोग लाभान्वित होते हैं। तो ध्यान रखना कि स्मारकों की जब सुरक्षा करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेंगे तो टूरिज्म को इसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, और जब टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी होती है वो भी बूस्ट होती है और वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है। तो अनुच्छेद 49 ये कहता है। ठीक है, ध्यान रखना है स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में दखल नहीं देगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देगी। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। तो अंतर्राष्ट्रीय राज्य ऐसी समय समय पर योजना वगैरह लाता रहे, ऐसी चीजें करता रहे जिससे कि क्या हो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो ये है हमारे नीति निर्देशक तत्व। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी आर्टिकल करके ही पूछ लेते हैं, तो इनको ध्यान रखना, एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार बाकायदा पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ो, इनको याद करो। ठीक है, याद करो, इसको लगातार पढ़ाई करते रहो और इसी तरीके से हम 10 मिनट पढ़ेंगे, डेली खत्म करना है हमें। तो लगातार मेहनत करते रहो। 2023 में बहुत सारे चुनाव कह रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम्स आ गए हैं, ध्यान रखो, हार्ड वर्क अभी से करते रहो। जब अभी से करोगे जाके तब कहीं एग्जाम निकलने वाला है। तो लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार रिवीजन करते रहो और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।